चलिए शुरुआत है आज हम लोग का अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो संघर्ष हुआ है उससे शुरुआत करते हैं ना। भारत में कंपेटिटर था अंग्रेज और पुर्तगाली। पुर्तगाली का शादी विवाह अंग्रेज के राजकुमार से हो गया, तो पुर्तगाली कंपटीटर नहीं रहा, संबंधी बन गया था। मेन जो कंपटीटर था, प्रतिद्वंदी था, वो फ्रांसीसी था अंग्रेज का। भारत में अंग्रेज चाह रहा था कि हम लोग मने शासन करें और एकाधिकार हो। और फ्रांसीसी उस समय यूरोप का तो प्रभुत्व में था, यूरोप में चलती चलता था फ्रांस का, लेकिन भारत में दबदबा किसका था? अंग्रेज का। उसी बीच में फ्रांसीसी भारत में आके दबदबा कायम करना चाहा, जिससे कई संघर्ष करना पड़ गया फ्रांसीसी को अंग्रेज के साथ। उसी संघर्ष को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट देखिए, भारत में अंग्रेज और फ्रांस के बीच संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता। कर्नाटक क्षेत्र में जो युद्ध हुआ, अंग्रेज फ्रांसीसी लड़े, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? पहला कर्नाटक युद्ध, पहला अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। पहला कर्नाटक युद्ध, पहला अंग्रेज संघर्ष युद्ध देखिए कहेगा कब? तो 1740 में। वो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर हो गया था। जैसे हुआ क्या मैटर, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के कारण भारत में दोनों कंपनियां, युद्ध प्रारंभ हो गया। पहला कर्नाटक युद्ध के दौरान समझाएंगे, लड़ा गया जो है सेंटोप का युद्ध हुआ, फ्रांसीसी से न जीत मिला। और पहला कर्नाटक युद्ध में 1748 में एलासपल का संधि हुआ और उसी से युद्ध समाप्त हो गया। इसे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। कहीं क्या कह दिए सर, पते नहीं चला, टिक लगा लिए, समझा देते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी 1740 में ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, वहां पे अंग्रेज कह रहा था कि हम अधिकार करेंगे, उत्तराधिकारी हम रहेंगे, और फ्रांसीसी कह रहा उत्तराधिकारी हम रहेंगे। वहां दोनों आपस में झगड़ा किया, ऑस्ट्रिया में झगड़ा हुआ। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में भी है, वहां झगड़ा देखा देखी भारत में भी दोनों भिड़ गए। जैसे कजन ब्रदर अगर पटना में भी साथे है और घरे में भी झगड़ा हो गया, तो घर पटना वाला भाई चचेरा भाई है तो बोला चली बंद। घरे चाचा पिताजी से झगड़ा हो गया तो पटना में है तो चचेरा भाई से बोला चली बंद, हो जाता नहीं सा। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर अंग्रेज और फ्रांस लड़े और भारत में उसी को देखा देखी झगड़ा कर लिया। तो भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया, वहां ऑस्ट्रिया में अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना गया। अब दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ऑस्ट्रिया में आपसी समझौता कर से वहां युद्ध टल गया। जब घरे बोला चाली शुरू हो जाता है तो पटना में भी बोला चाली शुरू, धीरे धीरे रूम पार्टनर से बुलाएगा, फिर बातचीत करते धीरे धीरे हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन हुआ, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर के समाप्त जब युद्ध हुआ आपसी समझौता से, तो भारत में कर्नाटक युद्ध भी एलासपल का संधि के तहत ही 1748 में समाप्त हो गया। माने कर्नाटक युद्ध, भारत पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो हुआ एलासपल संधि से समाप्त हो गया। ये ना टिक लगवाए हैं? फिर से देखिए वही चीज करेगा। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 में, पहला कर्नाटक युद्ध आपको पूछेगा कब से कब, 1746 से 48 तक पूछेगा पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1746 से। इसका कारण क्या था? तो 1740 में ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ था। कौन कौन लड़ा था? उत्तराधिकारी को लेकर के यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लड़े थे। कहाँ लड़े थे दोनों? ऑस्ट्रिया में लड़े थे। संघर्ष वहां प्रारंभ हुआ था 1740 में, वहां झगड़ा हुआ है। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ रहा है। इसी संघर्ष के कारण भारत में भी दोनों कंपनियां, माने फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी, 1746 में लोग झगड़ा शुरू कर दिया। यानी भारत में जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया 1746 में शुरू हुआ है। और कौन सा युद्ध के अंश ही? ऑस्ट्रिया के युद्ध का अंत है। कब अंश है? कब ऑस्ट्रिया युद्ध शुरू हुआ था? वहां 1740 में। भारत में कब शुरू हुआ अपने में? पहला कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना जीत लिया गया। यानी जीत किसका मिला इसमें? ऑस्ट्रिया में जीत मिला फ्रांसीसी को, और फ्रांसीसी को जीत मिला ऑस्ट्रिया में, तो जश्न मना रहा ऑस्ट्रिया में। यहाँ फ्रांसीसी उसी का रोआब दिखा रहा है। ये देखा ना ऑस्ट्रिया में, वैसे यूं कूटेंगे, जैसे घरे हुआ वैसे यूं होगा, है ना? कौन कह रहा? फ्रांसीसी। कहा से उसको सेंट टॉप का युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया में जीत गया है फ्रांसीसी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। माने पिताजी सब जो है प्रॉपर्टी हड़प लिए हैं चाचा जी के, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, हो गया मेरा तो हो गया। लकी चचेरा भैया कह रहा कि हमको घरे वाला मत समझो, दादाजी के पिताजी के लोग सता लिए, अब ना चलेगा, बहुते तुम लोग रुआब जंद आया बड़का बड़का सब, अब नहीं चलती चलेगा। कौन कह रहा है यहाँ? चचेरे भैया कह रहा है।
यहाँ देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट टॉप का युद्ध जो जीता फ्रांसीसी, तो वहां फ्रांसीसी का कॉन्फिडेंस बढ़ल है। लेकिन यहाँ भारत में दबदबा किसका? अंग्रेज का। अंग्रेज कह रहा है कि हमको यूरोप वाला मत समझो, यहाँ हिंदुस्तान एशिया है ना। तो जीत तो वहां फ्रांसीसी के मिला। लेकिन यहाँ देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध 1748 में ला सफल का संधि यूरोप में हुआ, वहां युद्ध टल गया। जब वहां टल गया तो देखा देखी हूं टल गया। क्लियर हुआ? कौन संधि से? समझ में आ गया? इस संधि पर राष्ट्रीय का उत्तराधिकारी विवाद सुलझ गया, आपसी में सहमति से सुलझा लिया गया। जब वहां सुलझा लिया तो यहाँ भी सुलझ गया। यानी पहला आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध भारत में पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब से कब हुआ? 1746 से। और ऑस्ट्रिया का कौन युद्ध का हिस्सा था? 1740 का। वहां 40 में, यहाँ 46 में। वहां 48 में ला सफल संधि से समाप्त हुआ, और उसी संधि से भारत में भी समाप्त हो गया। लेकिन मेन एकरा में कॉन्फिडेंस किसका बढ़ा है? फ्रांसीसी का। भारत में भी बढ़ चढ़ के व्यापार करने लगा। लेकिन ये भारत में दबदबा किसका था? अंग्रेज का। अब देखिए क्या हो रहा है इसे। दूसरा कर्नाटक युद्ध, इस बार अंग्रेज कह रहा है कि हमको वहां वाला मत समझो, अंग्रेज ऑस्ट्रिया वाला अंग्रेज मत समझो, हम भारत वाला अंग्रेज हैं। हाँ, 1749 से 54 तक लड़ा, फिर भिड़ गया। भारतीय में कर्नाटक में लड़ गया दोनों। इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी में विवाद हो गया। कह रहा फ्रांसीसी कि हम रहेंगे हैदराबाद कर्नाटक, तो अंग्रेज कह रहा हम रहेंगे। विवाद हो गया, झगड़ा हो गया दोनों में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये झगड़ा नहीं होता। हैदराबाद और कर्नाटक में विवाद का कारण क्या था? तो डुप्ले हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चंदा साहिब का साथ दिया था। ये नाम जरूरी नहीं है, खाली याद क्या रखना है, समझिए। हैदराबाद और कर्नाटक में जो चल रहा विवाद का कारण क्या था? तो डुप्ले। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के लोकल राजा और कर्नाटक के लोकल राजा दोनों का साथ कौन दिया है? डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है। अब बताइए, यहाँ अंग्रेज राज करना चाह रहा है, तो भारतीय वाले अंग्रेज के द्वंद्वी हैं, यानी दुश्मन है। तो अंग्रेज का दुश्मन भारतीय लोग से जाके साथ दे रहा है कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी हैदराबाद और कर्नाटक तरफ से लड़ रहा है, किसके अगेंस्ट? अंग्रेज के अगेंस्ट साथ दिया। तो अंग्रेज छोड़ेगा इसमें? कहे कर्नाटक हैदराबाद के तो नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी अपना छोड़ेंगे। फिर से समझिए, दूसरा कर्नाटक 1749 से 54 हुआ। युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी विवाद। कर्नाटक और हैदराबाद में लोकल राजा का साथ फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले देने लगा, जिसी के अगेंस्ट अंग्रेज हो गया और झगड़ा हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा? आगे आ जाइए, अगला पॉइंट आ जाइए। अब कहिए कि सर जी, तो अंग्रेज किसको मदद कर रहा था? तो अंग्रेज भी दूसरा को राजा बनाना चाह रहा था, और फ्रांसीसी दूसरा का राजा बनाना चाह रहा था। कहाँ के राजा? हैदराबाद और कर्नाटक के। हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकारी अंग्रेज अपना आदमी को बनाना चाह रहा था, वो फ्रांसीसी अपना आदमी को बनाना चाह रहा था। इसलिए अंग्रेज फ्रांस से झगड़ा कर गया। इस झगड़ा में फ्रांसीसी अंग्रेज का कोई खास मकसद नहीं था, ताकि हैदराबाद और कर्नाटक में राजा बने तो अपना आदमी बने। ये चाह रहा है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का गवर्नर कौन है? डुप्ले। और अंग्रेज चाह रहा है कि अपना आदमी बने, तो वहां के उत्तराधिकारी को लेके आपस में दोनों झगड़ा कर दिया। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। नाम जरूरी नहीं कि कौन कौन, ऐसा नहीं कि नाम करने लगे कर्नाटक हैदराबाद का। आगे आ जाइए। 1749 48 तक तो 54 तक तो, यानी कि कब से? 1749 से 54। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से युद्ध में कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। ये कहिए क्या सर नहीं समझा? फिर से देखिए क्या ऐसे, ये पढ़ना पूरा है। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया, और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। इसका मतलब है कर्नाटक का नवाब जो चंदा साहब बना है, केकर मदद से? फ्रेंच की सहायता से। इसको कौन बनाना चाह रहा था? अंग्रेज। ये टिक नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि नाम हम नहीं पूछेंगे और ना पूछवे करेंगे एग्जाम में। खाली समझाने के लिए देखिए क्या हो रहा है, मैंने झगड़ा क्यों हो रहा है ऐसे देखिए। फ्रेंच लोग चाह रहा था कि चंदा साहब बनेगा, और अंग्रेज लोग चाह रहा था अनवरुद्दीन बनेगा। तो फ्रेंच लोग कर्नाटक में मदद कर दिया 1749 में, जिससे अनवरुद्दीन मारा गया और बन गया कौन? चंदा साहब। यानी दूसरा में भी लगभग किसको जीत मिल रहा है?
फ्रांसीसी के, एकदम पूरा गदगद हो गया है। अब ये सब नाम उम जरूरी नहीं है, कहिए कि क्या सर, तो खाली करा में क्या जरूरी है आपको, तो 1749 में फ्रेंच सेना कर्नाटक का सहयोग किया, जिससे फ्रेंच सेना का, फ्रेंच का आदमी नवाब बन गया, ये खाली जरूरी है। ये झगड़ा का पृष्ठभूमि है ये। आगे आ जाइए। नाम उम नहीं टिक लगाइए, सब कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए कर्नाटक युद्ध एक नजर में उसी को अलग अलग करेगा। कर्नाटक युद्ध पहला कब हुआ था, जोड़िए, ये ना, कौन संधि से समाप्त हुआ था, ऑस्ट्रिया में समाप्त हुआ, यहाँ भी हो गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध को प्रभावित रहा था ये, 1748 में ला सफल संधि से समाप्त हो गया। वहां उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया, इसी कारण यहाँ भी समाप्त हो गया ना, क्लियर है। दूसरा कर्नाटक 1749 से 54, इस युद्ध में फ्रांसीसी क्या हो गया, गवर्नर डुप्ले का हार हुआ। फाइनल ओवरऑल कहे कहीं कर्नाटक में तो सब जीता, तो हैदराबाद में हार गया, यानी फाइनल ओवरऑल दूसरा कर्नाटक युद्ध में कौन हारा, डुप्ले। डुप्ले का महत्वाकांक्षा था कि हम ना राजा बने, चाहे तो हमारा आदमी राजा बने, इसलिए डुप्ले हार गया। डुप्ले की महत्वाकांक्षा इसको हरा दिया, तो फिर इसको वापस बुला लिया फ्रांस में कि जा यहाँ कर्नाटक में क्यों झूठों के टांगड़े ले, फ्रांस वापस बुला लिया गया किसको, और उसकी जगह पर कौन आ गया, गुडहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया। तब जाके 1755 में पांडिचेरी का संधि हुआ, और पांडिचेरी के संधि के साथ युद्ध क्या हो गया, विराम हो गया। यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध कौन संधि से समाप्त हुआ, पांडिचेरी संधि कब हुआ, 1700। एक में हारल कौन है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, डुप्ले। मैंने कुछ तो जीता था, लेकिन फाइनल ओवरऑल हारा, तो इसीलिए फाइनल ओवरऑल हारा मर जाएगा। डुप्ले हार गया, अंग्रेज जीत गया, यानी भारत में कॉन्फिडेंस और किसका बढ़ गया, पहला से बढ़ा था फिर बढ़ गया। पहला में तो मान के चलिए यूरोप में हुआ था, तो फ्रांसीसी के वहां के चलते यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ा था, लेकिन यहाँ हारा है कौन, फ्रांसीसी हार गया। अब देखिए फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब, 1756 से कैसा साल हो गया, 7 साल। 1756 में शुरू हुआ था, 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस के संधि से युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ब्रिटेन और अंग्रेज और फ्रांस, वही ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहा था, 7 साल तक युद्ध चल रहा था, उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। वहां देखा देखी यहाँ भी युद्ध हो गया था 1756 से 63, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। वहां पेरिस के संधि से युद्ध समाप्त किया, दोनों आपस में यूरोप में झगड़ा समाप्त कर लिया, तो भारत में भी कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा युद्ध कर्नाटक कौन संधि से समाप्त हुआ, एक बार जरा बताइए कि पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब चला, कौन संधि से समाप्त हुआ, अच्छा एला सफल संधि से समाप्त हुआ। तो बताएंगे पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहा था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी युद्ध कब शुरू हुआ था, 1740 में, 1740 में हुआ ना। अच्छा दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब चला, 1749 से 1700। दूसरा कर्नाटक युद्ध में कौन हारा, हाँ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हारा है और जीता अंग्रेज। कौन संधि से दूसरा समाप्त हुआ, पांडिचेरी संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1756 से। कौन सा युद्ध का हिस्सा है तीसरा कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कब से कब चला था, सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज फ्रांस कौन संधि से समाप्त हुआ था। तो भारत में भी तीसरा कर्नाटक युद्ध कौन संधि से समाप्त हुआ, पेरिस के संधि से। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, उससे पहले ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, वहां जीतल कौन था, फ्रांस जीतल था। वहां एला सफल संधि से वहां अंत हो गया, तो यहाँ भी अंत हो गया, है ना। माने एगो शुरुआत में फ्रांस जीतल है, दूसरा में जीतल है कौन, अंग्रेज ना। फोटो नहीं बढ़िया, आपका किताब है ना बढ़िया, अपना किताब में देखिए, अपना किताबों में देखिए ना, पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आ जाइए। पहला देखिए पॉइंट क्या करा से, पहला पॉइंट नहीं टिक लगाना। पांडिचेरी का संधि कब हुआ था, दूसरा पॉइंट टिक लगाना। 1755 में पांडिचेरी का संधि हुआ था। और कौन कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा। अब देखिए बार बार पहला दूसरा तीसरा इन लोग झगड़ा कर रहा है, क्या फाइनल निष्कर्ष निकल रहा है,
कि कौन रहेगा कौन जाएगा। घरे झगड़ा हो रहा है, यूँ झगड़ा कर ले रहा है, घरे झगड़ा हो रहा है, यहाँ चचेरा भाई से झगड़ा कर रहा है, बार बार रूम पार्टनर जाके छुड़ा दे रहा है, ताना तानी कली कर मार देंगे पीट देंगे फाड़ देंगे जिसे कट रहा है, तब तक रूम पार्टनर जाके पकड़ ले रहा है, यही करेगा यही करेगा, छुड़ा दे रहा है। के भीड़ पा रहा है बढ़िया। और नहीं तो छुड़ाने में कह रहा है कि अगला बार पकड़ लिया ना तो अगला बार सोच लेना। अब बार बार इन लोग निपट रहा है। एक दिन कोई लॉज में है नहीं, सबको गया 15 अगस्त झंडा तोलन देखे गांधी मैदान, और कोई लॉज में दोनों भाई बहने खाली था, खाली बस कुकर में ज्यादा पानी डालना खातिर झगड़ा कर लिया और छोड़ था। दोनों ऐसा झगड़ा किया 1760 में अंग्रेज और फ्रांस कि छुड़ावे वाला कोई है ना है वहाँ शांत हो जा रहा था, यहाँ शांत हो जा रहा था बार बार। 1760 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच आयरकूट का नेतृत्व में बॉडी वॉश का लड़ाई लड़ा गया। फ्रांसिस पूरी तरह से हार गया। देख रहे हैं, इन 1760 में बार बार के झंझटे खत्म कर दिया। किसका झंझट खत्म कर दिया? फ्रांस का। 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ। बॉडी वॉश का युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट और फ्रांसिस का नेतृत्व कर रहा था लाली। लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से हार गया, यानी दोबारा उठने लायक फ्रांसीसी नहीं रहा। हुए बॉडी वॉश का युद्ध, गाना लिखा है बॉडी वॉश। आ गया ये, समझ में आया बात? और नेतृत्व कर रहा था लाली, फ्रांसीसी, याद रखिए आगे मिलेगा। अब भारत में किसका दबदबा खत्म हो गया? तने मनी शुरुआत तो हो रहा था, तो अब सबसे सर्वे सर्वा कौन है? भाई पुर्तगाली के दामाद है और वो अपने डच के हराइए दिया है, बेदरा के युद्ध में साइड कर दिया। छोटे मोटे तो कई गो लड़ा, लेकिन बेदरा में अंत कर दिया। यो 3 गो लड़ा। बहुत दिन तक फ्रांस दम टनले था, लेकिन टिक पाया। 1760 हारते आते चला गया। अब भारत में हेड भी टेल भी दोनों किसका है? अंग्रेज का। अब भारतीय शासक से मनमानी करेगा ना अंग्रेज? भारतीय शासक को कोई साथ देने वाला मिलाने वाला कोई है नहीं, विदेशी है कोई। आगे आ जाइए। इतना देखिए बढ़ गया अंग्रेज कि 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। जा इतना हार गया, कुकर उकर सब छीन लिया, कुकरो ना दे रहा। ऐसा छीना पांडिचेरी फ्रांसीसी से छीन लिया अंग्रेज। कब? 1761 में। हाँ, 2 जगह इसका विस्तार है, एक जगह नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि फ्रांसीसी बस्ती था पुडुचेरी जो छीन लिया है। कौन छीन लिया? अंग्रेज। कब छीना? 1761। मैंने मेन रोड पर के जमीन हड़प ली चाचा जी से कौन? अंग्रेज। देखिए यहाँ 1763 में पेरिस का संधि हुआ। पेरिस का संधि वहां अंत हो गया 7 वर्षीय युद्ध तो वहां अंत होगा तो यहाँ भी तो अंत होगा। तो यहाँ जो पुडुचेरी का एगो बस्ती मिला के बनल था, तो कई गो बस्ती में से चंद्रनगर को छोड़ करके बाकी सब फ्रांसीसी को लौटा दिया। पुडुचेरी में कई गो बस्ती था जरा में चंद्रनगर नहीं लौटाया, बाकी सब फ्रांसीसी को लौटा दिया। कौन संधि से? पेरिस के संधि से। वहां अंत हुआ, यहाँ भी अंत। आगे 1749 तक फ्रांसीसी के कब्जा में ही रहा है पुडुचेरी। एक कब्जा में रहा, यानी कह सकता कि भारत का कौन सा संशासित प्रदेश था जो पूर्व में फ्रांसीसियों के बस्ती था? पुडुचेरी। बाद में आजादी तक, जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ तब तक केकर कब्जा में? अब पुडुचेरी का फिर गठन कब हुआ? 1900। पुडुचेरी का गठन 56 में करेंगे। हाँ ठीक है। पुडुचेरी का 1954 तक फ्रांसीसी का कब्जा रहा था, 54 तक। 56 में राज बन, संशासित प्रदेश बन गया है, समझ में? चलिए अब देखे पुडुचेरी में भी कब्जा लगभग लगभग अंग्रेजी का है ना। मैंने फ्रांसीसी का तो चंद्रनगर में बस्ती रखी लिया, तनी मनी मोहल्ला वाला छोड़ दिया। अब डंका किसका बज रहा है भारत में? अंग्रेज का। अब जो फ्रांसीसी लोग है ना, मतलब के बस खाली व्यापार व्यापार करे से मतलब रख रहा है, वो कोई अपना सिद्ध नहीं करना चाह रहा, कारण कि हारा लेना लगातार, हरा दिया भगा दिया। अब देखिए अंग्रेज क्या करेगा। अब धीरे धीरे अंग्रेज भारत में हस्तक्षेप करेगा। अब तो एकाधिकार कर लिया विदेशी शक्ति, सबसे मेन कौन हो गया? अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे मेन हो गया। अब भारत के राजा के साथ, भारत के नवाब के साथ, भारत के शासक के साथ सब हड़पने का धीरे धीरे प्रयास करेगा। शुरुआत कैसे किया से देखिए। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कैसे बंगाल को पहले कब्जा में लिया अंग्रेज से, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत में बंगाल सबसे ज्यादा संपन्न राज्य था। सबसे ज्यादा सुखी संपन्न कौन था? बंगाल। राजस्व बहुत अच्छा मुगल को मिलता था, बंगाल सबसे मेन था।
मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल का राजा जरूर था, लेकिन फिर भी नियमित रूप से माने हर साल मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। बंगाल का स्टोरी है कि मुगल के प्रांत है और मुगल को राजस्व भेज रहा है। राजा मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र जरूर है, कब्जा में नहीं, अधीन नहीं है, लेकिन राजस्व भेज रहा है मुगलिया को, और सबसे सुखी संपन्न बंगाल है। तो उस पर नजर अंग्रेज का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बंगाल अगर गंगा क्षेत्र में लगातार जलोढ़ मिट्टी ले जा रहा है, ब्रह्मपुत्रा जलोढ़ मिट्टी लगातार ले जा रही है, तो उस एरिया में उपजाऊ तो अच्छा भूमि होगा। जब भूमि उपज अच्छा होगा तो उपज का कितना भी भाग लेंगे तो टैक्स ज्यादा मिलेगा ना। तो इसीलिए नजर पड़ गया अंग्रेज का कि चलो भाई सबसे सुखी संपन्न प्रांत बंगाल को पहले निपटते हैं। मुर्शिद कुली खां अपना राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आ गया। राजधानी कहाँ भैया मुर्शिद कुली खां? ढाका से मुर्शिदाबाद, यानी बंगाल के प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? ढाका। मुर्शिदाबाद कौन ले गया है? मुर्शिद कुली खां। आगे आ जाइए। और वही मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। क्या है? तो कृषक को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज देना प्रदान किया। ये क्या होता है सर? माने मान के चलिए नहीं, गाँव घर में पैसा मांगते कि तनी 1000 रुपये दे दीजिए ना, खाद छीटना, धान में बेचाएगा तो पैसा दे देंगे, मांगता है ना। वही तकाबी ऋण और कृषि से संबंधित इजारेदारी प्रथा का शुरुआत कर दिया। किसान लोग को बेनिफिट होने लगा, उपज ज़्यादा होगा तो टैक्स ज़्यादा आएगा। अब देखिए मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका दामाद है कौन? सुजाउद्दीन। बंगाल का अगला नवाब बन गया सुजाउद्दीन। अब केकर कब्जा में है बंगाल? सुजाउद्दीन के। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हो गया, जिकरा में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार था। सरफराज बंगाल को उस समय नवाब है, 1740 में बंगाल का सूबेदार है, जिसमें बिहार का जो सूबेदार है कौन? अलीवर्दी खां, बंगाल का नवाब बन गया। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना था? सुजाउद्दीन। 1740 में कौन है? 1740 में कौन है? सरफराज है। सरफराज 1740 के गिरिया युद्ध में किससे हारा है? अलीवर्दी खां उस समय कहाँ का सूबेदार था? अब कहाँ का नवाब बन गया? सूबेदार एक छोटा प्रांत का होता था, जबकि पूरा बंगाल का जो नवाब है मेन है, वो नवाब बन गया। और नवाब बन गया तो कहा कि भाई हम बिहार से आए हैं, दूसरा के हरा के बने हैं, टैक्स देवे के तो दूर की बात है, हम लोग तो लेते हैं जी, देना ही बंद कर दिया। देखिए इसने अपने शासनकाल में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया। देख रहे हैं, कोई राजस्व नहीं मिलेगा। जब राजस्व नहीं देना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? इतना बढ़ने लगा कि इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का सिराज कहा जाने लगा, स्वर्ग कहा जाने लगा। मिला किसके शासनकाल में? अलीवर्दी खां में। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब, उसके बाद सुजाउद्दीन, तब सरफराज, उसके बाद अलीवर्दी खां तक। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना था? चलिए, ओकर बाद अगला नवाब कौन बनेगा? ओकर बाद अगला नवाब सिराजुद्दौला का शासनकाल 56 से 57, मीर जाफर का 57 से 60, और फिर मीर जाफर 63 से 65। बंगाल के नवाब मीर कासिम 60 से 63। कहीं कितना सब ईस्वी लगवा दिए सर। देखिए ये तो सीक्वेंस था, ये सब के ईस्वी नहीं लगवाए हैं, ठीक नहीं लगवाए हैं। ईस्वी सिराज कहता कि पलासी का युद्ध 1757 किसके समय? कहता पलासी युद्ध के बाद कौन नवाब बना था? कहता है कि 1760 में मीर कासिम नवाब बना। और कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इलाहाबाद के संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? क्लियर है? चलिए, स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसका उत्तराधिकारी कौन हो गया? सिराजुद्दौला। क्लियर है ना पॉइंट? आगे आइए। अब देखिए सिराजुद्दौला था तो शक्तिशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। इतना समृद्धशाली एरिया का नवाब है तो लोकल होगा कि बढ़िया होगा। जब मुगल के सबसे ज्यादा समृद्धशाली प्रांत में से बंगाल एक है, और वहाँ का जो राजा है नवाब है, वो तो अच्छा खासा अप्रोच वाला होगा, अच्छा खासा शक्ति होगा, सेना रखा होगा, राजस्व आता होगा। तो देखिए 1756 ईस्वी को कालकोटरी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटा। ये क्या था? तो अंग्रेज लोग एंट्री मारा सिराजुद्दौला के समय में ही बंगाल में, और जा करके वहाँ बंगाल का किला बंदी करने लगा, घेरने का प्रयास करने लगा।
सिराजुद्दौला कहा कि रे भाई, बंगाल अंग्रेज के खाली है, बंगाल के नवाब हम हैं, बंगाल पर फ्रांसीसी व्यापार करे, पुर्तगाली करे, कोई करे, तू घेरेबंदी काहे कर रहा है? अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि तुमको पता नहीं है कि केकरा से तुम बात कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग, हिंदुस्तान में चलती चलता है। सिराजुद्दौला का ऐसा बात है, सबको पकड़ा, पकड़ के बहुत सबको पीटा और बंद कमरा में बंद कर दिया। एकरा में आवाजाही गैस अच्छा निकासी नहीं था। सवेरे खोला तो देखा कि बहुत लोग मर गया, बहुत लोग अंतिम सांस ले रहा था। उसी घटना को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी, काल कोठरी का घटना। अब अंग्रेज ये बात देखा जब, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है लोकल, सब कोई भागने लगा कर बड़ी मारता है यहाँ से फुलटा द्वीप बांग्लादेश में भाग गया कि अब दोबारा हम लोग व्यापार भारत में नहीं करेंगे। बंगाल उंगाल तो सपना छोड़िए दीजिए, भागने लगा सब। और उस समय मद्रास में गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग प्रांत के अलग गवर्नर होता था। ब्रिटेन से मैसेज आया रॉबर्ट क्लाइव का कि आप क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, देखिए बंगाल में कुछ न कुछ हुआ है। और रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चालाक आदमी था, कहा कि अभी गर्म तवा है, जाएंगे तो हीट कर देगा लगले। इसलिए सिराजुद्दौला को जा करके कहा कि बहुत अच्छा किए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को मारे हैं, जो बच रहा है सबको मुआ दीजिए। इन लोग इतना बढ़ गया है कि हम लोग कभी महत्व नहीं देता, मारिए, बहुत अच्छा किए। भारतीय का शुरू से आदत रहा, कोई तारीफ कर दिया तो अरे बात फूल जाता है। कुछ ना आगे देख लीजिए। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी घटना के बाद जो है से रॉबर्ट क्लाइव आया, मद्रास का गवर्नर बंगाल में आया और तारीफ किया यहाँ। और उसके बाद कहा कि कोई बात नहीं है, युद्ध का हर जाना हम देंगे, जितना झगड़ा न तहस नस हुआ है हम देंगे, बुला लीजिए सबको, दोबारा व्यापार शुरू करिए। युद्ध का हर जाना सिराजुद्दौला दिया, रॉबर्ट क्लाइव बुलाया, फिर से व्यापार शुरुआत हुआ। लेकिन मन में तो रॉबर्ट क्लाइव कहे ना कि तुम कभी मिल जाए तो समझ लेना, तो कभी तो मन में होगा ना, सिराजुद्दौला कभी तुम भेटा जाएगा तो तुमको सिखा देंगे, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। और अलग बात है कि मजबूरी था उसका, तो संधि कर लिया, मजबूरी था उसका कि मिल गया ना, तो है तो झगड़ा किया है तो मार दिया होकर पार्टनर सबके, तो प्रतिद्वंदी न है। तो वही देखिए इंतजार कर रहा था। अब देखा कि इसका कमजोर पॉइंट कहाँ है सिराजुद्दौला को, तो पता किया कि ऐसा इसका एक सेनापति है मीर जाफर, जो बड़ा चालाक है, चतुर है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग के खिसकल टाइप के है। वो ऐसा आदमी है जैसे गांव में नहीं होता, वार्ड सदस्य का नॉमिनेशन भरने गया, दो चार को समर्थ था, कोई उसी में कह दिया कि महाराज उनसे वोट तो ज़्यादा आप ही का है, ऐसा ना बात, वो अपने भर के चलाया। गया था समर्थन, वो अपने नॉमिनेशन भर के आ गया। वैसी मीर जाफर है उसका सेनापति, सिराजुद्दौला के नवाब। कहा कि आप योग्य हैं महाराज इतना कि आप नवाब से भी ज़्यादा योग्यता आप में है, कि आप खाली हम जैसे करें हमारा साथ दीजिए ना, आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। कहा कि हाँ क्या करना होगा, तो हम जब झगड़ा करेंगे सिराजुद्दौला से तो आप हमारा साथ दे दीजिएगा। कहा कि कोई बात नहीं है, साथ दे देंगे, लेकिन हमको नवाब बनाइएगा ना, तो हाँ बनाएंगे। 1757 में सिराजुद्दौला कि मैंने रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को ललकार दिया युद्ध के लिए, और सिराजुद्दौला को लगा कि भाई रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के लिए करा तो हम पीछे हटेंगे, युद्ध में कूद पड़ा। सेनापति मीर जाफर है, अब सेनापति जब मिल जाएगा तो जीत पाएगा सिराजुद्दौला युद्ध। मिल गया अंग्रेज से मिल गया, और युद्ध स्थल में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव मार दिया जा। उसके बाद नवाब बना दिया मीर जाफर को। बंगाल का नवाब कौन बन गया? लेकिन मीर जाफर जैसी नवाब बना है, केकर मदद से बना है? तो अंग्रेज के कठपुतली की तरह काम करने लगे, जो अंग्रेज कहेगा वह ना करेगा। मान के चलिए प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी जैसे कहेंगे वैसे ना सुनेंगे, तो योग्यता की कमी थी क्या? उतने बड़े अर्थशास्त्री थे आगे, जो कभी पहले बहुत कम बोलते थे। अब अंतर है, पहले वाला बोलबे नहीं करता, अब वाला इतना बोलता कि चुपे नहीं होता। प्रधानमंत्री में अंतर हो गया। मनमोहन सिंह बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, बड़ा मुश्किल से दो चार को शब्द कहते थे, गंभीर टाइप का। अब इतना बोलता कि चुपे नहीं होता। आगे देखिए, समझ में आया? नवाब कौन बन गया आप? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर अंग्रेज को उतना फायदा नहीं दे पा रहा था जितना अंग्रेज उम्मीद किया था। जितना कह रहा है खाली उतना ही वो समझ सुन रहा है। कह रहा भिखना पहाड़ी जा तो चल जा रहा भिखना पहाड़ी, और वहीं रुकले रह जा रहा कि आने के लिए कहे थे। मैंने ऐसा काम कर रहा हूँ, मैंने जितना उम्मीद किया था उतना काम नहीं निपटा रहा। अगर हटाओ इसको। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। मीर कासिम नवाब बना दिया, और मीर कासिम को नवाब बन के काम लेने लगा।
वो तेज तर्रार आदमी था, तुरंत समझ गया अंग्रेज के चाल, कह रहे नवाब बना के लोग काम निकाल रहा है सब, कि पब्लिक के नज़र में है कि यहीं के नवाबो है, तो सब काम तो अंग्रेज के इशारा पर हो रहा है। कैसन बात है, मुर्शिदाबाद से राजधानी ले आओ मुंगेर, बिहार में मुंगेर राजधानी ले आया, और बंदूक एगो फैक्ट्री खुलवाया, बंदूक की फैक्ट्री, सिगरेट की फैक्ट्री, सब कहाँ मुंगेरे तो मुंगेर में फैक्ट्री खुलवाया राजधानी परिवर्तन करके, क्योंकि वहाँ मान के चलिए राजधानी में अंग्रेज है, वो सब के जो रणनीति न अपनाएगा सब लोग समझ जाएगा, यहाँ राजधानी ले आया समझ ही नहीं पाएगा। बंदूक का फैक्ट्री खोला, उस सब कोई के देने लगा बंदूक लाइसेंस दे देगा, लोग काम आएगा काम आएगा, सब भारतीयों को देने लगा। और उसके बाद काश्तकारी एक सर्टिफिकेट होता था जो बिना टैक्स के अंग्रेज व्यापार करता था, भारतीय व्यापारी को देने लगा कि तुम लोग भी बिना टैक्स के व्यापार करो, तब ना बराबर मुनाफा होगा, अंग्रेजी व्यापारी भारतीय व्यापारी बराबर रहेगा, तुम लोग को टैक्स देना पड़ता है, ज़्यादा हो जाता। अब बंदूक का लाइसेंस देने लगा, सर्टिफिकेट देने लगा, भारतीय के फेवर में काम करने लगा, तुरंत अंग्रेज समझ गया कि अरे ये तो हमरे बिली हमरे में आऊँ कर रहा है जी, हम मीर कासिम को बनाए थे अपना फायदा के लिए, इससे बढ़िया तो पगले था वो, दोबारा बना दिया, आओ दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया, मीर जाफर को नवाब बना दिया, तो मीर कासिम इसका समर्थक रहेगा अब अंग्रेज का। चला गया अवध, कहा कि रुको रुको बदला लेते हैं, तुम्हारा विरोधी से मिलते हैं। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, जाके मीर कासिम सुजाउद्दौला से मिल गया, कहा कि हमरो दुश्मन है अंग्रेज, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है तुम्हारा दुश्मन भी है अंग्रेज, इसीलिए दुश्मन के दुश्मन दोस्त, है ना। तो दोनों माने अंग्रेज का दोनों दुश्मने है, और दोनों के दुश्मन अंग्रेज है, इन लोग दोनों मिल गया, कहा कि देख भाई सुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों मिलने से खाली हम लोग का युद्ध नहीं जीत पाएगा अंग्रेज से, अंग्रेज के पास बहुत बड़ा शक्तिशाली सेना हो गया। अब बंगाल के नवाब जानिए रहे हैं कि बंगाल सब सेना करे है, इसलिए दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इन्फॉर्म करो, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम तीनों मिल के कमेटी बनाया, कहा कि तीनों मिल के लड़ेंगे, तब जाकर रॉबर्ट क्लाइव को धूल चटाएंगे। और 1764 के बक्सर का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को धूल चटाने का ऐलान कर दिया, और तीनों मिलकर त्रिगुट सेना का गठन करके युद्ध में कूद गया। लेकिन हेक्टर, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव खुद नहीं सेना का नेतृत्व किया, इस बार भेज दिया हेक्टर मुनरो को, और हेक्टर मुनरो जब गया तो हेक्टर मुनरो युद्ध जीत गया। उन लोग प्रैक्टिस किया था कि विराट कोहली को कैसे आउट करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के लिए किया था, यहाँ भेज दिया रोहित शर्मा को, जा घबरा गया, है ना। तो वहाँ धर के पीट दिया, धर के पूरा, सोचा भी नहीं था कि प्रैक्टिस किया कि विराट कोहली नहीं चलने देना है, रोहित शर्मा को नहीं चलने दिया, चल गया सूर्य कुमार यादव, गड़बड़ा दिया। तो वही हेक्टर मुनरो फिर जीत गया, तीनों मुंह लटका लिया, कौन कौन, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को कहा कि रे बेटा जैसे तुम दिल्ली से यहाँ आया था यहीं रह जाओ इलाहाबाद, 26 लाख रुपए एक साल का पेंशन ले लो, बंगाल बिहार उड़ीसा में कितना टैक्स वसूलेंगे वो हम तय करेंगे, हम टैक्स वसूलेंगे, बस 26 लाख रुपए तुमको देंगे। तो अंग्रेज 26 लाख वसूल के सब देने के फेवर में होगा, 52 लाख से ज्यादा वसूलता होगा तब ना देगा जी, कोई लॉस के बिजनेस कोई करता है क्या। तो पूरा एकदम वसूल रहा है, एकदम धूम मचा के वो दे रहा 26 लाख, समझ में आया। सुजाउद्दौला से भी कहा कि तुम टांग नहीं अड़ाएगा कहीं जाएंगे तो। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का दूसरा संधि सुजाउद्दौला से भी किया, अवध के नवाब से, है समझ में। बंगाल पर अधिपत्य किसका हो गया, देखे इतना नौटंकी मचाने के बाद हुआ, तो फटाफट टिक लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। काल कोठरी घटना घटी यहाँ तक हो गया। आगे पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण युद्ध हार गया, पराजित हुआ। अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया, जैसा कि तय किया था। क्लियर हुआ। पलासी की लड़ाई में वो सब गद्दारी नहीं होता, वफादार भी निकल जाता है। मोहनलाल और मीर मदान का नेतृत्व में छोटी सेना नवाब के वफादार भी रहा था, इन लोग के साथ लड़ रहे थे। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया, पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लियर हुआ। आगे आ जाइए। अब रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली बन गया कौन, मीर जाफर, उसी का मदद से नवाब बनल है, जो अंग्रेज को 1760 में इसको हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्लियर हुआ, समझा चुके हैं ना। नवाब बनाया। मीर कासिम अपना राजधानी को कहां से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। बंगाल का राजधानी क्रम देखिए, बंगाल का राजधानी पहले था ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर।
क्लियर हुआ? चलिए, जब बिहार एरिया में मुंगेर आ जाएगा तो किसी का चलती चलेगा जी। आगे देख लीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब कौन है? और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल के इधर से लड़ रहा था। इस युद्ध में अंग्रेज क्या हो गया? जीत गया। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन किया था? सूर्या कुमार यादव, है ना? ये आ गया। हाँ, इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गया, माने नहीं गया उन लोग, कहा ओपनिंग इसी से करवा लो, आज बड़ी रन मारना है। आगे देख लीजिए। बंगाल पर देखिए अंग्रेज कैसे आधिपत्य स्थापित किया। अब देखिए मैसूर कर्नाटक में कैसे जलवा बिखेरेगा। कर्नाटक में भी ऐसे ही मजाक मजाक खेलते खेलते युद्ध करते, झगड़ा करते। बंगाल उसका, दिल्ली उसका, हैदराबाद उसका, मुंबई उसका। अब तो और दम लग रहा है कि कोहराम मचा कर रख दिया अंग्रेज। ऐसी देखते देखते पूरे हिंदुस्तान को कब्जा में ले लेगा अंग्रेज। देखिए अंग्रेज के मैसूर से कैसा रिलेशन रहा था से। 1761 में कोई टेंशन नहीं था। हैदर अली मैसूर का शासक था, अपना राज चला रहा था। लेकिन हैदर अली की मृत्यु 1782 में जैसी हुआ क्या, माने युद्ध में मर गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। हैदर अली का मृत्यु कब? 1775 से 82 तक हुआ, 82 में मर गया। तो अगला उत्तराधिकारी कौन बन गया? और टीपू सुल्तान अंग्रेज का समर्थक होगा कि विरोधी? और पिता का जो हत्या किया है विरोधी न होगा? और अंग्रेज के विरोधी के दोस्त होगा कि दुश्मन? जो अंग्रेज के विरोधी होगा उसका टीपू सुल्तान अंग्रेज का फ्रांसीसी विरोधी है कि समर्थक है? टीपू सुल्तान जाके मिला नेपोलियन से, फ्रांसीसी से। अब जैसी फ्रांसीसी से मिला, अंग्रेज के पैर तले से जमीन खिसकने लगा कि अरे भाई पूरे हिंदुस्तान हार जाए चलेगा, लेकिन टीपू सुल्तान का हार मंजूर नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान से युद्ध लड़ो, टीपू सुल्तान से लड़ो, दोनों बराबर, कि पूरे हिंदुस्तान एक तरफ, टीपू सुल्तान एक तरफ। क्यों? क्योंकि जैकोबिन क्लब मेंबर नेपोलियन फ्रांस के द्वारा संचालित होता था, जो अंग्रेज के विरोधी था उसका ही मेंबर था। कहा कि अगर इसे हार गए तो उन लोग हावी हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में टीपू सुल्तान से जीत सुनिश्चित करना होगा, जीतना पड़ेगा। तब टीपू सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी हुआ। आगे देख लीजिए। टीपू ने अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया। मैंने सीधा से टीपू सुल्तान की राजधानी कहा श्रीरंगपट्टनम। इसने बनाया श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया, कहा कि हम किसी का अधीन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया, सदस्यता ले लिया, मेंबरशिप ले लिया। जो फ्रांस के द्वारा संचालित होता था जैकोबिन क्लब, मेंबर है उसका कमेटी का। तो भाई सब कोई मिलकर ना लड़ेगा इसके, फ्रांस के कर साथ देगा अब टीपू सुल्तान से। इसीलिए टीपू सुल्तान को हराने का अंग्रेज मेन मकसद रखा। अब देखिए यहाँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मैसूर के बीच में। देखिए कब? 1767 से। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? एकरा में कौन टपक गया है? हैदर अली कब मरा है? यही युद्धों में 1782 में मर गया। यानी एकरा में हैदर अली लड़ा है किससे? अंग्रेज से। एकरा में कौन लड़ा? टीपू सुल्तान करमाली से। अंग्रेज से टीपू सुल्तान लड़ा, ठीक है। तो अंग्रेज जब टीपू सुल्तान से लड़ा तो सोचा कि अब कैसे करें, अब तो युद्ध जीत भी सकता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के झंडा पर दहाड़ता शेर का तस्वीर होता था। टीपू सुल्तान वाकई में बहादुर था। लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में एकरा में टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान से अंग्रेज भी डरता था। इतना तलवार चलाने में निपुण, तोप चलाने में निपुण, इतना बेहतरीन क्वालिटी के था कि इन लोग हार गया टीपू सुल्तान। तो इन लोग का तोप और तलवार दोनों ब्रिटेन ले गया। कि क्या बना था, कैसा तोप बनाया था। रिसर्च करते रहा, सालों 2 साल किया, कुछ पता नहीं चला कैसे बना होगा। आग लगा दिया। टीपू सुल्तान के तलवार लेके ब्रिटेन में रख दिया कि भाई उतना योद्धा के तलवार है। विजय मल्य हाल ही में डाक बोल करके 2-4 साल पहले तलवार टीपू सुल्तान के ले आया है ना। आगे देखिए
इस युद्ध में मराठा, देख रहे हैं कैसे हुआ। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के जो निजाम है, अंग्रेज के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। देख रहे हैं, मराठा हैदराबाद अंग्रेज के सेना के साथ लड़ रहा, मैंने केकर अगेंस्ट, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। देख रहे हैं, हाँ देख लिया, समझ में आ रहा है बात, हाँ समझ में आ गया ना। अरे वाह क्या बात है एकदम। हाँ देखिए, मराठा हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के बीच, माने मराठा और हैदराबाद दोनों के कर साथ दे रहे हैं अंग्रेज के। टीपू सुल्तान इन सबसे संधि किया था कि भाई हम युद्ध करेंगे तो तुम लोग साथ देगा। ये लोग साथ नहीं देता तो कोई बात नहीं था, अगेंस्ट अगर नहीं लड़ता तो कोई बात नहीं था, साथ नहीं देता अगेंस्ट नहीं लड़ता तो टीपू सुल्तान अकेले भिड़ लेता। लेकिन वादा किया था कि साथ निभाएंगे, और वादा बीच में तोड़ दिया। असल में मैंने पहले से भरोसा दिलाया कि साथ देंगे, और बाद में फिर तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया, मराठा हैदराबाद निजाम सब, है ना। आगे आ जाइए। तबे ना उसी समय से कहल जाता है, सच बोल के दिल तोड़ना अच्छा है झूठ बोल के भरोसा तोड़ने से। देखिए यहाँ टीपू सुल्तान का मृत्यु आखिरी युद्ध यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। कब, 99 में। अब टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्या कहते हैं, शेरे मैसूर, मैसूर का शेर। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, और बिहार का शेर कृष्ण सिंह। बिहार के केसरी कहते हैं शेर ना, और कश्मीर के शेर, कश्मीर के शेर बताइए, फारूक, फारूक। ये आगे अगला पॉइंट आइए। टीपू सुल्तान के राशि झंडा पर शेर का तस्वीर था। क्लियर। 1760 में बॉडीवर्स का युद्ध में जगत करिए अंग्रेज एयरकूट और फ्रांसीसी लाली हार गया था ना। चलिए आगे आ जाइए। युद्ध होता था तो संधि हो जाता था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कौन संधि से समाप्त हुआ था, युद्ध के अंत में संधि होता था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर संधि से संधि हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा में संधि की जरूरत पड़ा, टीपू सुल्तान मारा गया तो कब्जा में ले लिया मैसूर को, कौन, अंग्रेज। सिख यो अंग्रेज, यह है पंजाब की बात। किस तरह से अंग्रेज सिख गुरुओं को, किस तरह से अंग्रेज रंजीत सिंह को, खड़क सिंह को, दलीप सिंह को पराजित करते हुए, दबोचते हुए पंजाब पर कब्जा करता है। धीरे धीरे देखेंगे, उसका चर्चा करेंगे कल क्लास में।